हेलो, क्या हाल चाल। बढ़िया है। आइए। आ जाइए, हम लोग टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ चीजों को हम लोग याद भी करते जाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स का क्लास आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। फ्री है फिजिक्स का क्लास, आप ही लोग के लिए फ्री कर दिए हैं। हाँ हाँ, तो ऑनलाइन है तो बोल रहे हैं, तो ऑफलाइन कहां से। हाँ, ऑनलाइन आपके कहने से नहीं चलता है। हाँ, ऑनलाइन चलता है। हाँ, चलता है ना। तब फिजिक्स का क्लास आप लोग कर रहे हैं ना जी। हाँ, तो नहीं कर रहे हैं तो जीवन भर ऐसे ऐसे करते रह जाइएगा, समझे। हाथ हिलाते रह जाइएगा, ऐसे ऐसे करता है। इतना समझ में ना है कि 1.5 महीना के बाद एग्जाम ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस को 1.5 महीना में खत्म करना है, तो एक्स्ट्रा क्लास तो आपको करना ही होगा। ऐसे ऐसे करता है, जीवन भर ऐसे ही ऐसे करते रह जाइएगा जो नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, फिजिक्स का क्लास आपका प्रारंभ हो चुका है। फिजिक्स का क्लास जो आपका प्रारंभ हो चुका है, वो फिजिक्स का क्लास आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह में 10:15 बजे से चलता है। सवा 10 से 12 इस टाइम में चलता है आपका फिजिक्स का क्लास। और फिजिक्स का क्लास संस्थान के एप्लीकेशन पर चलता है, और संस्थान के एप्लीकेशन पर फिजिक्स का क्लास फ्री में चलता है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस दिन इस तिथि में लाइव होकर के क्लास कर सकते हैं। पीडीएफ भी डाला हुआ है, समझ गए। यहां से आपको फिजिक्स का क्लास करना है। और अगर सर आज के क्लास में बोले होंगे, आज के क्लास में बोले हैं क्या, बोले हैं। आज के क्लास में अगर बोले होंगे कि रविवार यानी कल भी क्लास लेंगे, तो कल भी क्लास आपका होगा, बोले हैं। हाँ, देखिए लोग कर रहा है तो लोग जवाब दे रहा है। और जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जीवन भर ऐसे ये ऐसे करते रह जाइएगा, समझे। नहीं करते हैं तो कौन करेगा, हम करेंगे आपके बदले, मारेंगे हम, मुंह लाल कर देंगे। कीजिए। और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं कीजिए। एक बोल रहा मैथ और रीजनिंग का क्लास कब से होगा। एक तो उसको यूं ने पता है कि रीजनिंग नहीं पूछता है, समझे। सब चीज कायदे से होगा, चलेगा, सब चलेगा, समझे। हाँ, बोले हैं क्लास होगा तो कल होगा, ठीक ना। फिजिक्स का क्लास कीजिए। मतलब देखिए आपको क्या क्या चल रहा है। हिस्ट्री चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है। और 15 अगस्त को पॉलिटी चलेगा, समझे। और प्रयास ये रहेगा कि पूरा पॉलिटी खत्म करने का। 2 दिन लेंगे, 2 दिन में पूरा पॉलिटी खत्म करेंगे। और बेहतर रूप में डिस्कशन करवा करके चीजों को समझा कर जो है आपको खत्म करवा देंगे, समझ गए। आप पॉलिटी का क्लास कीजिएगा। आपको तो क्लास करना ही है, हर क्लास करना है आपको। पॉलिटी का क्या, सब क्लास करना है। आ जाइए, अब कमेंट हटाइए, अब आइए। अब मुंह बंद कीजिए, इधर उधर मत कीजिए। अब ये सब जो लेट से आती है, हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। घास बेचने जाती है ये सब। आ जाइए। जानते हैं जिला, हर जिला में, बिहार में जितना भी जिला, हर जिला में कुछ ना कुछ तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाला संस्थान है, ये है। बहुत सारा जिला में अपने संस्थान के क्वेश्चन को
एकदम हूबहू छाप दे रहा, हूबहू छाप करके, जैसे आज ही टेस्ट होगा तो कल वहां पे मिल जाता है। हाँ तो खैर कोई बात नहीं है, मेरा आवाज नहीं डालता है, वो अपने से न करवाता। हाँ मेरा आवाज डालेगा तब बोलिएगा, ठीक है। हम ऐसे कॉपीराइट नहीं मार, हम ऐसे कॉपीराइट मारने वाला मास्टर ना है, समझे। शांत हो जाइए, शांत शांत हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश प्राचीन भारतीय इतिहास में शासन करने वाला एक राजवंश था, जिस राजवंश का शासन 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। लगभग 137 वर्षों तक मौर्यों का शासन रहा है। इन 137 वर्षों के शासन में मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ तक कई शासक हुए, जिसमें मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम शासक, मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ तो वही मौर्य वंश के अंतिम शासक आपको बृहद्रथ हुए। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? बृहद्रथ। और जो बृहद्रथ था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर एक नए राजवंश शुंग वंश के शासन की नींव डाली। शुंग वंश के शासन की नींव डाली। क्लियर है, याद रखिएगा। और मौर्य वंश से ही संबंधित है अशोक। अशोक जो कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। और अशोक के शासनकाल की ऐसे तो कई सारी विशेषताएं थी, लेकिन अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी अभिलेख जारी किया जाना। अशोक ने अपनी जनता को संबोधित करने को लेकर अभिलेख जारी किया था। आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। तो बताइए मौर्य वंश का शासन कब से कब तक रहा? कितने वर्षों तक? मौर्य वंश का संस्थापक, अंतिम शासक, मौर्य वंश का सबसे महान शासक। आए भारत का प्रथम शासक कौन हुआ जिसने अभिलेख जारी किया? कौन हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। आगम। और जैन साहित्य को जो समग्र रूप से आगम कहा जाता है, आगम के अंतर्गत आपको 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र आता है। ये जो तमाम ग्रंथ है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये जो तमाम ग्रंथ है, इस तमाम ग्रंथों को ही संयुक्त रूप से आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य आगम के अंतर्गत ही जो है ये सभी के सभी जो है आपको आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? देखिए भारत में मुगलों का शासन 1526 से 1707 तक रहा है। इस अवधि के दौरान मुगल वंश में एक शासक अकबर हुआ। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। सभी मुगल शासकों में सबसे महान मुगल शासक अकबर। अकबर अपने कल्याणकारी नीतियों के वजह से महान शासक कहलाया। अकबर कल्याणकारी शासक था, जनता के कल्याण के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते थे। और अकबर ने सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा। अकबर सूफी परंपरा को मानता था और सूफी परंपरा के अंतर्गत चिश्ती संप्रदाय के समर्थक अकबर हुआ करते थे और चिश्ती संप्रदाय के संत संगीत को बढ़ावा देते थे और अकबर संगीत में रुचि भी लेते थे। अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ रहता था, उसका नाम था तानसेन।
अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि प्रदान किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि प्रदान किया था। और अकबर जिस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण हुआ करता था वह वाद्य यंत्र था नगारा। क्या था? नगारा। नगारा क्या होता है? ढोल जानते हैं जी? ढोल जानते हैं? अरे ढोलक, ढोलक, ढोलक। और इसे हाथ से टन टना टन टन बजाया जाता है, बजाया जाता है ना। तो ढोलक, ढोलक इस आकृति का होता है, देखिए। इसको इसे बजाया जाता है, इधर से बजाया जाता है ना जी। अरे लगभग सांकेतिक तौर पर समझिए ना महाराज, सांकेतिक तौर पर तो समझ ही गए होंगे। तो नगारा होता है इस आकार का। ढोलक का ही एक प्रकार है नगारा, ढोलक का ही एक प्रकार है नगारा। नगारा इस आकार का होता है। इसको यहां पर टन टनाटन बजाया जाता है, समझ गए? ये होता है नगारा, समझ रहे हैं? तो अकबर जो है नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। आंसर नगारा। मुगल बादशाहों में एसी नहीं काम कर रहा है जहाज। मुगल बादशाहों में एक मुगल बादशाह था, उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। कौन? बीना। समझ गए? याद रखिएगा। तो बताइए मुगल बादशाह अकबर क्या बजाता था? अकबर क्या बजाता था? औरंगजेब क्या बजाता था? औरंगजेब क्या बजाता था? आए सुनिए, अब मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, लेकिन वास्तविक शब्द जोड़ दे तो अकबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, लेकिन मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के है तो अकबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। आए अकबर का शासनकाल कब से कब? 1556 से 1600। आए आए अकबर ने बिहार और बंगाल का अभियान किया और बिहार और बंगाल को 1574 से 76 ईस्वी के दौरान जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बिहार बंगाल का अभियान कर जीतकर मिलाया अपने साम्राज्य में। कब? 1574 से 1500, 1574 से 1500। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबबा, जमादानी। चौथ कहलाता था। क्या कहलाता था? चौथ। चौथ है, इसको इधर करो। चौथ कहलाता था। क्या कहलाता था? चौथ। चौथ। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक मराठा साम्राज्य हुआ करता था, और जो मराठा साम्राज्य हुआ करता था, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो शिवाजी थे, शिवाजी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को, देखिए हवा इधर आ रहा है, हवा उधर जा रहा है। सब चीज कोई लोग खराब कर दिया। अरे होने दीजिए ना, इधर होने दीजिए। स्विंग स्विंग मोड में डालिए आप। हाँ रोक दीजिए आप। अब उधर चल गया, बीच में रोकना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं होगा आपसे, आपके बस का नहीं है। शिवाजी, शिवाजी जब मराठा साम्राज्य की स्थापना किया, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के बाद शिवाजी ने अपने पूरे साम्राज्य को दो भागों में बांटा, स्वराज और मुगतई। स्वराज और मुगतई। मुगतई, स्वराज्य किसे कहा गया और मुगतई किसे कहा गया, इसको समझना है। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत वैसा क्षेत्र जिस पर प्रत्यक्ष तौर पर शिवाजी का शासन था, उसे स्वराज्य कहा गया। और स्वराज्य नामक क्षेत्र से कोई कर शिवाजी नहीं लिए।
स्वराज नामक क्षेत्र से कोई कर शिवाजी नहीं लिए। वही बात अगर मुगतई की करे तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत वैसे क्षेत्र जो या तो मुगलों या बीजापुर के सुल्तान के अधीन आता हो, वैसा क्षेत्र जो मुगलों या बीजापुर के सुल्तान के अंतर्गत आता हो, लेकिन उस पर शिवाजी अपना दावा ठोकता हो, उस प्रकार के क्षेत्र को ही मुगतई कहा गया। और शिवाजी मुगतई नामक क्षेत्र से दो प्रकार का कर लिया करता था, एगो चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। एगो चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। चौथ उत्पादन का 1/4 भाग लिया जाता था और सरदेशमुखी उत्पादन का 1/10 भाग। चौथ उत्पादन का 1/4 भाग और सरदेशमुखी उत्पादन का 1/10 भाग। देखिए, शिवाजी मुगतई क्षेत्र के भीतर शासन करने वाले राजा महाराजाओं को कहता था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य पर शिवाजी आक्रमण ना करे, शिवाजी आपके राज्य की रक्षा करे, तो आपको चौथ देना होगा। चौथ टैक्स, चौथ नामक कर देना होगा। और चौथ नामक कर के अंतर्गत आपका जो उत्पादन है उस उत्पादन का 1/4 भाग देना होगा। और साथ ही साथ शिवाजी पहले देशमुख हुआ करता था। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो जमींदार होता था, जमींदार को ही देशमुख कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो जमींदार होता था, जमींदार को देशमुख कहा जाता था। लेकिन शिवाजी ने अपने आप को लेकर कहा कि हम देशमुख नहीं, हम सरदेशमुख है। मतलब हम सभी देशमुखों का सरदार हैं, सभी जमींदारों का सरदार हैं, यानी हम सरदेशमुख हैं। और सरदेशमुख होने के नाते हमें सभी जमींदार, सभी देशमुख कर दे। उसी को सरदेशमुखी नामक कर कहा गया, जो कि 1/10 भाग लिया जाता था। और शिवाजी चौथ का दावा करके मराठों के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त की बात किया करता था, अर्थात इसका आंसर चौथ हो जाएगा। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के। कहां के नवाब थे? बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय किया। और मुर्शिद कुली खां ने ही मुर्शिदाबाद नामक नगर को भी बसाया था और उसे अपना राजधानी नगर भी बनाया था। और इसी बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां बने 1740 से 1756। अलीवर्दी खां बंगाल के प्रथम नवाब हुए जिन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। और अलीवर्दी खां के समय बंगाल काफी समृद्धशाली हो गया था। और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक समृद्धशाली हो गया था कि अलीवर्दी खां के शासनकाल को अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। सिराजुद्दौला बंगाल के एक योग्य नवाब हुए इन्हीं के समय 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के पलासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे पलासी का युद्ध कहा जाता है। और उस पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजी कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। और उस पलासी के युद्ध को जीतने के बाद ही भारत में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किया। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किया। इन तीनों का संबंध बंगाल से था। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, का निर्वाचित अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई? देखिए, आपको जो है एक एक्ट पारित हुआ था 1813 में, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा। लेकिन 1813 से लेकर 1833 तक भारतीय शिक्षा पर 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। और जब 1833 में दूसरा एक्ट आने लगा, 1833 का चार्टर एक्ट, तो यह देखा गया कि भारतीय शिक्षा पर तो 1 रुपया ना खर्च हुआ है। और जब यह देखा गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, तो पता करने का प्रयास किया गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय शिक्षा पर 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। तो पता चला अंग्रेज ही दो भाग में बट गया है कि भारतीयों को शिक्षा दिया किस पद्धति के तहत जाए। अंग्रेजी
पद्धति के तहत शिक्षा दी जाए या भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए, यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए या भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। इसको लेकर अंग्रेज ही दो भाग में बट गया था। कुछ अंग्रेज का कहना था कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए और कुछ का कहना था भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। तो इसीलिए 1813 से 1833 तक भारतीय शिक्षा पर एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। इस समस्या के निपटान को लेकर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में एक आयोग गठित हुआ जिसे मैकाले आयोग कहा गया। मैकाले आयोग ने अपनी सिफारिश 1835 में दिया और मैकाले आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि भारत में शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए। और मैकाले आयोग के सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से 1835 ईस्वी से भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाने लगा और मैकाले की शिक्षा नीति 1835 ईस्वी में ही लागू हुई और मैकाले की शिक्षा नीति से ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। मैकाले की शिक्षा नीति से ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। मैकाले की शिक्षा नीति से ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। ये सब बात है, याद रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब 3 गो 4 गो पॉइंट हम कॉपी में लिखा रहे हैं, लिखिए फटाक से आप। हाँ तेजी से चलिए, एक बार में लिख पाए ठीक है, नहीं तो नहीं लिखाएंगे हम। सीधा बात, नो बकवास। आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। देखिए इसलिए बोल रहे हैं 15 अगस्त और रक्षाबंधन में भर दिन क्लास लेंगे। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लीजिए कि भर दिन बैठना है हमको और तबे नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौकरी वोकरी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड कीजिए। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ये बात। लिखिए, मैकाले की शिक्षा नीति को, मैकाले की शिक्षा नीति से, ऐसे लिखिए, मैकाले की शिक्षा नीति से, मैकाले की शिक्षा नीति से, मैकाले की शिक्षा नीति से, मैकाले की शिक्षा नीति से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है, नींव पड़ी है। इस शिक्षा नीति के तहत भारत में, इस शिक्षा नीति के तहत भारत में इस शिक्षा नीति के तहत भारत में 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा बेंटिक के समय से, बेंटिक के समय से दिया जाना प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा बेंटिक के समय से, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा बेंटिक के समय से, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा बेंटिक के समय से दिया जाना प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा बेंटिक के समय से दिया जाना प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा बेंटिक के समय से दिया जाना प्रारंभ हुआ। चलिए ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। आए ग्वालियर का बताना पड़ेगा हमको, नहीं ना, जो पढ़ा दिए वो बताना पड़े तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, सुनिए समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए समझिए। देखिए तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में यह घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा और उस घोषणा के तहत ही भारत की राजधानी दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को बनी। भारत की राजधानी दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को बनी और वायसराय उस समय हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था, हार्डिंग द्वितीय। और जब राजधानी कलकत्ता था तो हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता में रहा, लेकिन जब राजधानी दिल्ली बन गई तो अब हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था। हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से कहां आ रहा था? दिल्ली। और जब हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था, कलकत्ता में अपना बोरा बिस्तर समेट लिया, सब लेकर के अपना दिल्ली आ रहा था। तो जब दिल्ली में प्रवेश करने वाला था तो भारतीय वायसराय हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया और जब बम फेंका गया तो उस बम कांड में ही बच गया बेचारा, बच गया हार्डिंग द्वितीय। लेकिन हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका गया था उसको लेकर भारत के क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया, उस मुकदमा को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। उस मुकदमा को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और देखिए
हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना बनाया था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना बनाया था रास बिहारी बोस, और रास बिहारी बोस की योजना को क्रियान्वित करने का काम अवध बिहारी बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद, बसंत विश्वास जैसे क्रांतिकारियों ने किया। यानी रास बिहारी बोस बॉस था, वो योजना बनाया। हार्डिंग द्वितीय जब दिल्ली में प्रवेश करेगा तो उस पर बम मारना है, मार देना है, जाने से मार देना है। और उन पर बम मारा गया, बच गया बेचारा। फिर भारतीय क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और दिल्ली षड्यंत्र केस में जब रास बिहारी बोस का नाम आने लगा, भारत छोड़कर भाग गए रास बिहारी बोस। कहां चले गए? तो उस समय ब्रिटेन का एक बड़ा दुश्मन हुआ करता था जापान, जापान भाग गए। और जब तक जीवित रहे जापान से ही क्रांतिकारी गतिविधियों को लगातार रास बिहारी बोस ने संचालित रखने का काम किया। लेकिन दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत भारत के 4 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। और इस केस के अंतर्गत भारत के जिस 4 क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया था, उसमें एक आपको अवध बिहारी हो गए, दूसरा बसंत विश्वास हो गए, तीसरा मास्टर अमीर चंद्र हो गए, और चौथा बाल मुकुंद हो गए। बाल मुकुंद, ये चारों दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित था। तो कहने का मतलब ये हुआ, कौन शामिल नहीं था? भगवती चरण बोहरा। यहां पर कुछ बात को याद करना है, पूछा जा सकता है ये सब बात, ठीक है? सुन रहे हैं? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय दिल्ली जा रहा था तो उस पर बम फेंका गया। उसको लेकर जो केस चलाया गया उसे क्या कहा गया? आए दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों को फांसी पर, कितने, कौन कौन? अच्छा, हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना कौन बनाई? रास बिहारी। जब उनका केस में नाम आने लगा तो भागकर कहां चले गए? क्लियर है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक sun यat-sen था। हाँ थे। sun यat-sen ने वर्ष 1905 में तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया। हाँ। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। हाँ, सब सही, आंसर डी। याद कीजिए, तीनों पॉइंट याद करना है। वर्ष 1900 चीनी क्रांति कब हुआ है? चीनी क्रांति कब हुआ है? 1900। चीनी क्रांति कब हुआ है? चीनी क्रांति के नेता sun yat, चीनी क्रांति के नेता आए। किसने तुंगमेंग हुई नामक पार्टी का गठन किया? किसने? कब? किस क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की शुरुआत हुई? 1911 का चीनी क्रांति। 1911 का किस क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की शुरुआत हुई? 1911 का पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुई है। इटली के फ्लोरेंस। अब सुनिए, यहां पर पुनर्जागरण आंदोलन का मतलब क्या होता है? देखिए, पुनर्जागरण, फिर से जागना, पुनर्जागरण, फिर से जागना। देखिए, जो वैश्विक जगत के लोग में निष्क्रियता आ गई थी, शिथिलता आ गई थी। लोग नींद से सोए हुए थे। हमारा धर्म, हमारा ज्ञान विज्ञान का चक्का जाम था। फिर से लोगों को जगाने, लोगों को जागरूक करने, ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने को लेकर जो आंदोलन हुआ उसी को पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। और वैश्विक स्तर पर पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुई है। और इसकी शुरुआत इटली के एक महान कवि दांते ने किया है। दांते, इटली से पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत दांते ने किया है। दांते इटली का था ये। और दांते को पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है। अग्रदूत भी कहा जाता है। और दांते ने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इटली में बोली जाने वाली आम बोलचाल की भाषा
टस्कन भाषा में, टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक साहित्य की रचना की, डिवाइन कॉमेडी नामक साहित्य की रचना की, और इस साहित्य के जरिए लोगों को जागरूक किया। और इस साहित्य में स्वर्ग और नरक, कल्पना के आधार पर स्वर्ग और नरक की कहानी बतलाई गई कि जब कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो क्या होता है और नरक जाता है तो क्या होता है, स्वर्ग में कौन सी व्यवस्थाएं हैं और नरक में कौन सी व्यवस्थाएं हैं। समझ गए? याद रखिएगा, सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद करते जाइए और संभव बने तो कॉपी में थोड़ा बहुत लिखते भी जाइए। मेरे मुंह देखने से कुछ नहीं होगा, मुंह से जो बात निकलता है ना उसका पालन करने से बहुते कुछ होगा। ठीक है, आइए। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहां से हुआ? किसने किया? किसने किया? पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता? डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना? डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना? दांते ने कौन भाषा में डिवाइन कॉमेडी, कौन भाषा में, कौन भाषा में? क्लियर। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते? शुक्र। किसकी? सुनिए समझिए, देखिए जैसे अब मौसम आ रहा है दशहरा दिवाली छठ का, तो आप वस्त्र खरीदिएगा तो वस्त्र के दुकान में तरह तरह का लाइट लगा दिया जाता है कि खराबो वस्त्र बढ़िया दिखता है। जब फोकस पड़ता है ना, समझ गए, लाइट 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 का फोकस पड़ता है तो खराबो वस्त्र बढ़िया दिखता है, और जब लाइट का फोकस पड़ता है तो खराबो चीज सही दिखता है। समझ गए? तो आप सब लोग जानते हैं सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, अब बुध के बाद शुक्र। देखिए बुध ग्रह सूर्य के उष्मा को अवशोषित नहीं करता है, लेकिन बुध के बाद जो शुक्र है, शुक्र ग्रह सूर्य के उष्मा को अवशोषित कर लेता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। और होता क्या है कि सूर्य के उष्मा को जब शुक्र अवशोषित करता है ना, बड़ी सुंदर दिखाई देता है शुक्र। और जब शुक्र बड़ी सुंदर दिखाई देता है तो यूरोप के लोग उसको देवी देवता मानकर उसकी पूजा आराधना करता है। और जो शुक्र ग्रह है इसे भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। याद रखिए सब बात। तो यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में आए? क्या क्या? भोर का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सूर्य के दूसरे निकट का ग्रह आए, बुध सबसे छोटा ग्रह, सबसे कम दिनों में, मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और साथ ही साथ सभी 8 ग्रहों में एकमात्र ग्रह मंगल है जिस पर मानव बसने की संभावना है। सभी 8 ग्रहों में एकमात्र ग्रह मंगल है जिस पर मानव बसने की संभावना है। प्लूटो 2006 से पहले ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन 2006 प्राग में हुए सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। आज के डेट में प्लूटो बोने ग्रह की श्रेणी में आता है और वर्तमान में ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। कितना है? 8। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? 2000 प्राग सम्मेलन में। कौन सम्मेलन में? प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? कौन सम्मेलन में? आए? जनजाति है और राज है। गद्दी, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। देखिए ध्यान दीजिए, सुनिए, एगो पूर्वी घाट है, एगो पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी क्षेत्र में आपस में मिलती है और नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में एगो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, एगो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, दोनों तमिलनाडु के नीलगिरी में मिलती है। तो भारत की जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, दोनों कहां आपस में मिलती है? नीलगिरी। कहां? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती है? और नीलगिरी तमिलनाडु में कहां है? कहां है? और उसी नीलगिरी में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। कौन पहाड़ी क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है? आए? आए? कौन क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है? तमिलनाडु के नीलगिरी। और देखिए ये जो जनजाति है पशुपालक जनजाति है, पशु सब पालता है, गाय भैंस सब पालता है। उसी पे इस जनजाति का जो है जीवन यापन होता है। और इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। बहुपति प्रथा का प्रचलन है। बहुपति प्रथा मतलब एक औरत
का एक से अधिक पति, यानी एक औरत का 2 3 4 5 पति तक होता है इस जनजाति में। और इस जनजाति में होता यह है कि महिलाओं की संख्या काफी कम है। अगर इस जनजाति के लोगों को पता चल जाता है कि उनके पत्नी के गर्भ में बेटी पल रही है तो उसको मार दिया जाता है, जिस वजह से महिलाओं की संख्या काफी कम है। और महिलाओं की संख्या काफी कम होने की वजह से इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन होता है। खासी जनजाति मेघालय, नागा जनजाति मणिपुर, मिलाइए भाई महाराज। गद्दी जनजाति कहां? गद्दी, टोडा, खासी, नागा। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? देखिए, जो मयूरभंज खान है ये ओडिशा में है, और यह खान ओडिशा राज्य में है और लो अयस्क के लिए विख्यात है। किसके लिए? लो, किसके लिए आए? अब सुनिए सुनिए, कोयला। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज। राजस्थान का खेतरी तांबा, राजस्थान का खेतरी, राजस्थान का खेतरी। और कर्नाटक सोना के लिए, कर्नाटक। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। सुनिए सुनिए, गंगा। देखिए ये गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा। इधर जाइएगा उत्तर, इधर आइएगा दक्षिण, इधर आइएगा पूरब, इधर आइएगा पश्चिम। सांकेतिक तौर पर इसको बना लेना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझिए। गंगा की सहायक नदियों में सबसे पश्चिम में जो है वह आपको रामगंगा है। रामगंगा नदी है। रामगंगा के बाद घाघरा नदी है। कौन है? घाघरा, घाघरा। घाघरा के बाद है रामगंगा, नहीं नहीं एक मिनट सुन लीजिए। रामगंगा के बाद है गोमती, सॉरी ये घाघरा है लेकिन उससे पहले गोमती भी है। रामगंगा नदी के बाद है गोमती, गोमती नदी। और गोमती नदी के बाद है घाघरा। गोमती नदी के बाद है घाघरा नदी। और घाघरा नदी के बाद है गंडक। घाघरा के बाद कौन है? गंडक, गंडक नदी। और गंडक के बाद है कोसी, गंडक के बाद है कोसी नदी। और कोसी के बाद है महानंदा, कोसी के बाद है महानंदा, महानंदा नदी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उधर पश्चिम है, इधर पूरब है। पूरब से पश्चिम में अगर गंगा की सहायक नदियों का क्रम देखेंगे, महानंदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी और रामगंगा नदी। वही पश्चिम से पूरब में क्रम देखेंगे तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। यानी सबसे पूरब में महानंदा और सबसे पश्चिम में रामगंगा। क्लियर है? इस क्रम को निश्चित तौर पर याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा रामगंगा और महानंदा। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या समझाना पड़ेगा। पिछले क्लास में बताए हैं ना, सबसे अधिक लिंगानुपात कौन राज्य? केरल ना। सबसे कम आए बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है, मेलाघाट महाराष्ट्र, बुक्सा बंगाल, पकुई अरुणाचल प्रदेश। 2 4 बताइए बांदीपुर अभयारण्य कहां है? बांदीपुर, बांदीपुर, मेलघाट, 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 बुक्सा, बुक्सा, पखुई, पखुई। क्लियर? झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। अरे सुनिए, भारत में आदिवासी सब भी रहता है कि नहीं रहता? और आदिवासी जानते हैं पहाड़ पर रहता है, पठार पर रहता है, जंगल में रहता है आदिवासी। और जो आदिवासी रहता है वो भी खेती करता है अपना जीवन यापन करने को लेकर। और आदिवासी जो जंगल में रहता है, आदिवासी जंगल को काटता है, वहां पर कृषि करता है। जंगल को काटता है, काटकर उसमें आग लगाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आदिवासी समुदाय के लोग, भारत में जितने भी जंगली क्षेत्र है वहां पर जो आदिवासी रहते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग जंगल में जो रहते हैं, जंगल को काटते हैं, उसको जला देते हैं और फिर वहां पर कृषि करते हैं। 3 बरस 4 बरस तक लगातार कृषि किया, उस खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है। जब उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति, उस खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती है, तब फिर आदिवासी दूसरा जंगल काटता है, फिर उसको जलाता है और फिर उसमें 3 4 बरस 5 बरस तक कृषि करता है।
जब वहां की भी उर्वरा शक्ति मर जाती है तो फिर तीसरा जंगल काटता है, फिर चौथा जंगल काटता है, फिर पांचवा जंगल काटता है। इस प्रकार से कृषि आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। यानी आदिवासी समुदाय के लोग जंगल काटते हैं, जलाते हैं, कृषि करते हैं, जब तक वहां की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फिर दूसरे जगह जाते हैं, यही प्रक्रिया अपनाते हैं, तीसरे जगह जाते हैं, यही प्रक्रिया अपनाते हैं। यह जो कृषि होता है, इस कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि को, स्थानांतरित मतलब जगह बदल बदल कर कृषि करना, जगह बदल बदल कर कृषि करना। और स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में यानी सेवन सिस्टर वाले इलाका में झूम कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में यानी सेवन सिस्टर वाले इलाके में झूम कृषि कहा जाता है। और झारखंड में इस झूम कृषि को क्या कहा जाता है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। यह आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। मणिपुर में झूम कृषि को पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। और हिमालयी क्षेत्र में खील कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्र में खील कहा जाता है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में कुमारी या ओनम कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में कुमारी कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है। समझ गए, याद रखिएगा। बताइए, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? मणिपुर में छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप, हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, हाँ, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र राज्य में नीरा नदी पर है। और जबाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं, जबाई परियोजना राजस्थान में है। जबाई परियोजना राजस्थान राज्य में जबाई नदी पर है। और जो जबाई नदी है यह लूनी की सहायक नदी है। लूनी, राजस्थान में बहने वाली लूनी की सहायक नदी जबाई है। और जो लूनी नदी है इसका पानी नमकीन होता है, जिस वजह से लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। समझ गए? बताइए, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक राज्य में है, कौन नदी पर? घाट प्रभा नदी। कौन नदी? घाट प्रभा नदी। घाट प्रभा नहर परियोजना कौन राज्य में है? कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? उकाई नहर परियोजना कौन राज्य में? उकाई कौन राज्य में? कौन नदी पर? कौन नदी पर? नीरा नहर परियोजना कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? नीरा नदी। कौन नदी? कौन नदी? जबाई परियोजना कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन नदी पर? जबाई नदी किसकी सहायक नदी है? आय लबन नदी किसे कहा जाता है? लबन नदी किसे कहा जाता? लबन नदी किसे कहा जाता? और लूनी एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है। पूछा जाता है आपसे, कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी। कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करने के अनुशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? 10वां। कैमा? और देखिए, 35वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया। सिक्किम को भारत में मिलाया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत के 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, कहेगा सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो 35वां संविधान संशोधन 1974, और सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया तो 36वां संविधान संशोधन 1975। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची जोड़ करके इसमें दल बदल कानून को शामिल किया गया। इसमें दल बदल कानून को शामिल किया गया। दल बदल कानून को शामिल किया गया। याद रखिएगा सब बात, ठीक है? बताइए, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करने के अनुशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? सिक्किम को भारत में मिलाया गया। सिक्किम को भारत में मिलाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें क्या है? क्या है? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ?
सुनिए, साइमन कमीशन आयोग का आगमन 1927 में नहीं बल्कि 1928 में हुआ। साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था 1927 में, 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। यह आयोग भारत आया 1928 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। साइमन कमीशन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में साइमन कमीशन आयोग ने यह कहा कि भारत से बर्मा को अलग किया जाए। साइमन कमीशन आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाए। और साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने को लेकर ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और उसी 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत से बर्मा को अलग किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत से बर्मा को अलग किया गया। यानी भारत से बर्मा को अलग जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया है, इसकी सिफारिश किसने किया था? तो साइमन कमीशन आयोग ने किया था। किसने किया? साइमन कमीशन। क्लियर है ये बात? बताइए, साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? गठन कब हुआ है? भारत आगमन। रिपोर्ट कब दिया है? साइमन कमीशन आयोग के सिफारिश पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में कितने गोलमेज सम्मेलन, और उस 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही कौन सा एक्ट आया, और इस एक्ट के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से। क्लियर। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, वहां पर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक देशी एक विदेशी। भारत में देशी नागरिक यानी भारतीय, और भारत में विदेशी नागरिक यानी गैर नागरिक। तो देशी, देशी मतलब भारतीय नागरिक, देशी मतलब भारतीय नागरिक, और विदेशी मतलब गैर नागरिक, विदेशी मतलब गैर नागरिक। देखिए, भारत के संविधान में भाग 3 है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकार में से 5 गो मौलिक अधिकार ऐसा है जो विदेशी को प्राप्त नहीं होता है, यानी गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त, इसके अलावा सब प्राप्त होता है। और ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होता है, देशी नागरिक को प्राप्त होता है। ये 5 गो ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ देशी नागरिकों को प्राप्त होता है, गैर नागरिक यानी विदेशी नागरिक को प्राप्त। तो प्रश्न यही कह रहा है, कौन ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ देशी नागरिकों को प्राप्त होता है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? आंसर यही हो जाएगा, 15, 16, 19, 29 और 30। जिस अनुच्छेद में इसका विवरण होगा वो आंसर होगा, जिस अनुच्छेद में इसका विवरण नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, कानून के समक्ष समानता 14, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा 29, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण 21। बताइए, कौन ऐसे अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? आए क्या होगा? 19 और 29, यानी एक और आंसर ए होगा। फोन करके बोल दीजिए, हम जाएंगे उस सेंटर पे, हम जाए। हाँ, बोल दीजिए उस सेंटर पे जाएंगे अभी, तब कुछ होगा वहां पे सब चीज का ये करवा के रखिएगा, हम आ रहे हैं उस सेंटर पे। ठीक है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। मीरा। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, और किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की बनी है। समझ गए? याद रखिएगा। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? कौन रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आए कौन राज्य की? आए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 57। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यानी दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 57 यह कहता है कि भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 यह कहता है कि भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है, फिर से बन सकता है। अनुच्छेद 57। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो सदस्यों का समूह लेता है, अर्थात उसके निर्वाचक मंडल के विषय में बताता है। और 55 राष्ट्रपति के चुनाव जो
होते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 55 देता है। क्या हो रहा है जी? कौन झगड़ा कर रही है? क्या झगड़ा कर रही? कौन झगड़ा कर रही? मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। झोटा कबार लेंगे हम, गंजी बना देंगे, गंजी, गंजा, गंजा, लड़का गंजा, लड़की गंजी। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून संसद, राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है। समवर्ती सूची पर दोनों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हां, बना सकती है। भारत की संसद कुछ विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 249 में है, अनुच्छेद 250 में है, अनुच्छेद 252 में है और अनुच्छेद 253 में है। ये तमाम अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो ये तमाम अनुच्छेद इन बातों का ही विवरण देता है कि किस परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा बल्कि भारत की संसद बनाएगा। अनुच्छेद 249 यह कहता है कि अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो और राज्यसभा यह संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के उस विषय पर कानून भारत की संसद बनाए, तो इस स्थिति में राज्य सूची के उस विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगी। अनुच्छेद 250 यह कहता है कि अगर राज्य में आपातकाल लागू हो, अगर आपात लागू हो, अगर आपात लागू हो, अनुच्छेद 352 लागू हो, तो उस स्थिति में राज्य के लिए कानून भारत की संसद बना सकता है। अनुच्छेद 250 यह कहता है कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपात लागू हो तो फिर राज्य के लिए कानून भारत की संसद बना सकता है। और अनुच्छेद 252 यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानसभा अगर इसका अनुमोदन करता है तब भी बना सकता है। और अनुच्छेद 253 यह कहता है कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करना हो तो फिर राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बना सकता है। यानी आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया? 1993। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंध। इसका गठन 1983 में हुआ है। इसने अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट 1988 में दिया है। और इस आयोग के सिफारिश पर ही अनुच्छेद 263 के तहत 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है और जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, जबकि इसके बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देश की कुल जनसंख्या। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। भारत में आज तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, 1946, 1978, 2016। देखिए, जो कोई पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाई जाती है उसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। जैसे हमारे मोदी जी 500 और 1000 को बंद करके 500 और 2000 का नोट ले आए, फिर हमारे मोदी जी 2000 का बंद कर दिए, 2000 का नोट बंद कर दिए, यही तो विमुद्रीकरण कहलाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। वही वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति नॉर्मन बोरलाग ने लाया है। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। मत्स्य पालन, नीली क्रांति। उर्वरक, भूरी क्रांति। बताइए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि। उर्वरक, उर्वरक। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामी। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना हारूट डोमर मॉडल सही है। द्वितीय पीसी महालनोबिस मॉडल सही है। तृतीय गॉडगिल योजना सही है। ईबी सब सही है। 1, 2 और 3 ठीक है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। और सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। समझ गए?
बताइए, अप्रत्यक्ष कर से कौन संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से वांचू समिति किससे संबंधित? वांचू समिति। कर सुधार से, कर सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948। 1900। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब आधारित होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उन पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ठीक है, नहीं आया है जी, कहां विकास नहीं आया है? कि 31। देखिए, आइए साइंस देखिए। क्या पूछा? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या पूछा? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालना जानते हैं ना? अच्छा, बीमीय सूत्र निकालने से पहले क्या जानकारी होना चाहिए? फॉर्मूला। बीमा तो पता ही है कि MLT होता है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? उसका फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे किसका बीमीय सूत्र पूछा है? आवेग का। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? आवेग होता है कोई बहुत बड़ा बल किसी पे बहुत कम समय के लिए लगता है। कोई बहुत बड़ा बल किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत कम समय के लिए लगता है, उसको क्या बोलते हैं? आवेग। आवेग बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? बहुत कम समय के लिए, है ना? तो फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला? F बराबर, फोर्स बराबर क्या होता है? M है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या होगा? मास इंटू, और टी समय का तो टाइम टी ही होगा, और मास का क्या लिखते हैं? M। एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन का L T पर पावर -2 इंटू क्या? T का T लिखेंगे। अब फिर आइएगा, M हो जाएगा, L हो जाएगा, T पे पावर -2 है, यहाँ पे +1 है, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MLT पे पावर -1। MLT पे पावर -1 कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आवेग का बीमीय सूत्र क्या होगा? MLT पर पावर -1। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? घर्षण बल का प्रकार दिया हुआ है, बोल रहा कौन सा जो घर्षण बल है वो मैक्सिमम है। पूछता है कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है। तो घर्षण बल अधिकतम कौन होगा? अस्थैतिक घर्षण कौन होगा? अस्थैतिक घर्षण मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कौन होगा? बेलन, जिसको लोटनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको लोटनिक घर्षण भी बोलते हैं। सॉरी, सीमांत घर्षण होगा। हाँ सॉरी, घर्षण बल अधिकतम है, सीमांत घर्षण होगा। गलत बता दिए। अधिकतम घर्षण बल क्या होगा? सीमांत। और न्यूनतम क्या होगा? लोटनिक या बेलन। न्यूनतम क्या होगा? लोटनिक या बेलन। एक्चुअली बहुत भाग दौड़ करके पहुंचे समय से, एग्जाम देने चले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते। सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण वैसा होता है जब किसी में लगता है तो वो मतलब अब चलने, उसका जो है ना लास्ट है, अब वो चलने को है, मतलब वो लास्ट है, थोड़ा सा भी हल्का पुश करेंगे तो फिर चलना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब इसलिए वो मैक्सिमम है। सीमांत घर्षण वो अब चलने को है, मतलब हल्का सा भी पुश करेंगे तो क्या होगा? चलना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए उसको मैक्सिमम बोला जाता है। और लोटनिक घर्षण जो है, लोटनिक और ये जिसको बोलते हैं बेलन, जिसको हम लुढ़काते हैं, उसमें बहुत मिनिमम फोर्स लगता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? न्यूनतम घर्षण बल। अस्थैतिक घर्षण बल जो अस्थित है, ये जो कोई भी सामान किसी पे रखा हुआ है, तो ये अगर हम चल रहे हैं, रुके हुए हैं, तो हम अगर अस्थित है तो हम पे हमारा और जो नीचे का सरफेस है, हम दोनों के बीच की कौन सा बल लगेगा?
स्थैतिक। कोई भी अगर अस्थिर वस्तु है तो वस्तु और जिस पे वो अस्थिर है वो दोनों के बीच जो लगता है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। घर्षण बल आप लोग जाके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। टेस्ट देने का मतलब ये हुआ कि हम लोग टॉपिक देखें कहां से हम फंस रहे हैं, टॉपिक देखे उसको जाके हम क्या करें, क्लियर करें। अगर दोबारा कहीं भी घर्षण बल का क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, तब ना टेस्ट देने का फायदा हुआ। फिर आज हम घर्षण बल मारे, फिर दूसरा बार अगर पूछ दिया मिनिमम चाहे कुछ और इसका क्वेश्चन पूछ दिया तो हमसे गलत हो गया, तो फिर टेस्ट देने का मतलब ना। आगे बढ़ते हैं। बोला अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, किसके आधारित है? क्या हुआ, किसको? ठीक। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पे आधारित है? किरचॉफ के नियम पे, किरचॉफ के नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? अब सिर्फ प्रतिरोध का पूछे तो, सिर्फ प्रतिरोध का पूछे तो, सिर्फ प्रतिरोध का ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। सिर्फ प्रतिरोध का ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? क्या होगा? गंधक। याद रखेंगे कोबाल्ट, निकेल और आयरन चुंबकीय होता है। क्या होगा? चुंबकीय। चुंबकीय का एक फॉर्मूला इसको बोलते हैं कोनिफे। कोनिफे, को से कोबाल्ट, Na से निकेल, Fe से आयरन या लोहा, तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय। और जिसमें लास्ट में उच्चारण में म है वो क्या होगा? पराचुंबकीय। याद रखिएगा जिसके उच्चारण में लास्ट में म है वो क्या होगा? पराचुंबकीय। चुंबकीय में कौन आएगा? जैसे में कोई भी धातु लीजिए जिसके लास्ट में म आना चाहिए। लोहा तो हम क्लियर कर ही दिए कि कोबाल्ट, निकेल और आयरन। सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब किस में आएगा? पराचुंबकीय। और कोबाल्ट, निकेल, आयरन इसमें किस में आएगा? चुंबकीय। और अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा? गंधक। उसके बाद जो आएगा अनुचुंबकीय। याद रखेंगे तीन याद रखना है चुंबकीय में, कौन कौन? कोबाल्ट, निकेल, आयरन। कोबाल्ट, निकेल, आयरन किस में? चुंबकीय में। जिसके लास्ट में म है इसके छोड़कर क्या होगा? पराचुंबकीय। और बाद बाकी जो क्या होगा? अनुचुंबकीय। क्या होगा? अनुचुंबकीय। पूछ रहा प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, व्यतिकरण का एक एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। साबुन यूज करते हैं तो उसका बुलबुला देखते हैं कलरफुल होता है, तो साबुन का बुलबुला या झाग में जो कलर दिखता है रंगीन, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। प्रकीर्णन का एग्जांपल बताएंगे एक दो। आकाश का रंग नीला होना किसका एग्जांपल है? प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला होना प्रकीर्णन। सूर्योदय, सूर्य उगने और डूबने समय लाल ज्यादा दिखता है, किसके कारण? सीधा सा कंसेप्ट याद रखेंगे, जहां भी कलर का बात आए, लाल, नीला, इस तरह कलर का बात आए, किसको मारेंगे? प्रकीर्णन। किसको? प्रकीर्णन। जहां कोई घटना तली से सिक्का ऊपर उठाई दिखता है या डंडा ऊपर दिखता है, ये सब क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। तो बोलिएगा जब कलर संबंधित बात आए तो क्या? प्रकीर्णन। और जब कोई घटना आए तो अपवर्तन। ये प्रकाश फाइबर सिद्धांत किस पे? प्रकाश फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और साबुन का बुलबुला किस पे? अब मिर्ग मरीच का भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही बनता। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? अगर कोई व्यक्ति पेपर नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? नजदीक का वस्तु ठीक से देख नहीं पा रहा। पेपर नहीं पढ़ रहा मतलब नजदीक का वस्तु ठीक से देख नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या? दूर का वस्तु देख रहा है। तो जिस वस्तु को हम देखेंगे वही दृष्टि दोष हमको होगा। तो दूर दृष्टि, यहाँ पे दूर का वस्तु अच्छा से देख रहा है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष। जिस वस्तु को हम ठीक से देख पाएंगे वही दृष्टि दोष होगा। तो ये अखबार नहीं पढ़ रहा मतलब निकट का वस्तु नहीं देख रहा, इसका मतलब क्या है? दूर का वस्तु देख रहा है, तो कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष। वैसे कोई दोष जिसमें निकट का वस्तु देख पाएगा वो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। क्या होगा?
अच्छा, दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष में किस लेंस? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। और जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस। कौन? बायोफोकल। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस। अबिंदुकता में होता क्या है? ओरिजेंटल और वर्टिकल देखने में दिक्कत होता है, तो इस वक्त इसमें अबिंदुकता में कौन सा लेंस? सिलिंड्रिकल। कौन? अबिंदुकता में सिलिंड्रिकल। बोलिएगा, निकट दृष्टि में कौन सा लेंस? निकट दृष्टि में जरा दृष्टि दोष में जरा दृष्टि दोष में अबिंदुकता में सिलिंड्रिकल। अबिंदुकता में और दूर दृष्टि दोष में बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज के जिले में। ये बोल रहा है बिहार का पहला है लेकिन देश का दूसरा, तो देश का पहला कौन? देश का पहला वानिकी कॉलेज। आप लोग को होमवर्क रहते हैं क्या? आइएगा। ठीक है, पता है आंसर आप लोग को एक दिन पहले मिलता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध जिसको बोलते हैं बॉन्ड, कौन सा? किस प्रकार का बॉन्ड डीएनए में पाया जाता है? कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में कौन सा बॉन्ड? अच्छा, डीएनए किस किस का मिलकर बना होता है? उसमें 4 प्रकार का सेल पाया जाता है। कौन कौन? थायमिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये 4 प्रकार का सेल पाया जाता है। कौन कौन? थायमिन, एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। और थायमिन और एडिनिन के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो पाया जाता है, लेकिन डबल या ट्रिपल? डबल। तो थायमिन और एडिनिन के बीच डबल, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल। याद रखेंगे, थायमिन और एडिनिन के बीच डबल, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल। और कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। अच्छा, आरएनए में क्या चेंज हो जाता है? आरएनए में तीनों सेम रहता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह क्या हो जाता है? यूरेसिल। क्या हो जाता है? यूरेसिल। आरएनए में तीनों सेम रहता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थायमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। अब आरएनए में यूरेसिल और एडिनिन के बीच डबल बॉन्ड, आरएनए में यूरेसिल और एडिनिन के बीच डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के बीच याद रखेंगे। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? फॉर्मिक अम्ल। किसका? फॉर्मिक अम्ल। कहां कहां पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में। ठीक है। एसिटिक अम्ल? सिरका में। एसिटिक अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हम लोग घरेलू चाहे कार चाहे कोई भी गाड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं, तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बैटरी में जो एसिड पाया जाता है ना, वो कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का कोई प्रयोग? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं कहां पे? बोट देते हैं तो देखते हैं एक लगा देता है ब्लू कलर का, उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। वो जो बोटिंग करते हैं जो लगा देता है लिक्विड, उसको हटाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो बोलिएगा, लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक। सिरका में? और बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में सल्फ्यूरिक। विलयन तथा उसके पीएच मान। अच्छा बोलिएगा, रक्त का पीएच मान पीछे आया था। रक्त का पीएच मान 7.4। दूध का कितना? 6.4। और लार का 6.5। लार का 6.5। अब सांद्र HCl का कितना होगा? 0। मतलब एकदम एसिडिटी, एकदम सबसे ज्यादा अम्लीयता किसमें पाया जाएगा? HCl में। नींबू का रस में
2.2 ऐसे देता है, 2.2 से 2.6 के बीच में 2.5 होगा। तनु NaOH 13, मतलब NaOH क्या है? अम्ल की क्षार। क्षार 7 से ज्यादा, क्षार 7 से कम, और जो 7 है उदासीन, 7 उदास। अच्छा, शुद्ध जल 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7, शुद्ध जल उदासीन होता है, दिया हुआ शुद्ध जल 7। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। असत्य है। पेरियोडिक टेबल में बाएं में कौन होता है? धातु या अधातु? बाएं में धातु। जैसे जैसे हम दाएं ओर बढ़ते हैं क्या होता है? अधातु। मतलब धात्विक गुण क्या होगा? कमते जाएगा। जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, और दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति क्या होगी? घटती है। सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझते हैं? ये बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? वैलेंसी कैसे निकालते हैं? किसी भी धातु का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? वैलेंसी कैसे निकालते हैं? किसी भी धातु का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो क्या होगा उसका वैलेंसी? किसी भी धातु का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर 4 या 4 से कम है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से क्या हो? अधिक हो, उसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 से घटा देंगे। वह जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो उसका वैलेंसी क्या होगा? वही हो जाएगा। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है उसको क्या करेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए 8 से घटा देंगे। अब यहां पाते हैं तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। सही बात है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। यह भी सही है, क्योंकि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, तो त्याग करना चाहेगा। जिसके पास कम है वो ना त्याग करना चाहेगा, जिसके पास ज्यादा हुआ और ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या? ये भी सही है। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। गलत। अभी बोले कि जब उधर जाएगा तो जिसके पास ज्यादा रहेगा ग्रहण करना चाहेगा, त्याग नहीं करेगा। ये क्या होगा? गलत। इसमें ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। सही बात है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा? धात्विक गुण घटेगा। तो धात्विक गुण घटेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अच्छा, धातु क्या होता है? क्षारीय। धातु क्या होता है? क्षारीय। और अधातु क्या होगा? अम्लीय। धातु क्षारीय होगा और अधातु क्या होगा? अम्लीय। तो ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाता है। इधर से उधर आएगा तो अधातु बढ़ेगा, तो धातु बढ़ेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और वही धातु रहता तो क्या होता? क्षारीय होता। झूठा सोना फूल्स गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? Fe2, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। किसे बोलिए? ऑक्सीजन तो है नहीं। आयरन पायराइट क्या बोलते हैं? इसका नाम है, व्यावसायिक नाम आयरन पायराइट। झूठा सोना क्या बोलते हैं? आयरन पायराइट, Fe2। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार में बिहार और नेपाल। बिहार में कितने जिला बहती है? गंगा नदी बिहार में कितना जिला? 12 नदी। वो क्या? कौन RDX का दूसरा नाम है? साइक्लोनाइट। RDX का दूसरा नाम है साइक्लोहेक्सिन। का दूसरा नाम गैमेक्सिन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेक्सिन। और RDX का दूसरा नाम साइक्लोनाइट। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? कौन? एरिनलेन। इसको 3F भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन बोलते हैं। सभी दाल संबंधित किस कुल से? दाल किस कुल से? लेगियो। मालवेसी में कौन कौन आता है? भिंडी आएगा, गुड़हल आ जाएगा और कपास आएगा। भिंडी, गुड़हल, कपास किस में आएगा? मालवेसी। ग्रेमनी में जो खाने वाला चीज है, चावल, गेहूं, दाल। अभी क्या बचा है? चावल, गेहूं, जौ, चना, जो भी उस तरह का है जो हम डेली यूज करते हैं। दाल छोड़कर दाल किस में आ गया? लेग्यूमिनेसी में। क्रूसीफेरियम कौन आता है? सरसों। कौन आता है? सरसों। बोलिएगा सरसों किस में? क्रूसीफेरियम में। सरसों किस में? और दलहन, लेग्यूमिनेसी, दलहन। भिंडी, गुड़हल और कपास। भिंडी, गुड़हल, कपास।
और ग्रेव मिनिमम कौन कौन आएगा? चावल, गेहूं, धान, आटा, जो भी हो, जो खाने में हम लोग यूज करते हैं, किसमें आएगा? ग्रेव मिनिमम। अच्छा, सबसे बड़ा कुल कंपोजिट। कंपोजिट में ही सलाद आता है। सबसे बड़ा कुल कंपोजिट। एक आता है म्यूजेसी। म्यूजेसी में एक ही याद रखिएगा, म्यूजेसी में आएगा केला। कौन? केला, म्यूजेसी। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? क्या होगा? अंडाशय। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम बनाता है आरएनए और प्रोटीन का। आरएनए और प्रोटीन। पूछ रहा, उपास्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होगा? उपास्थि में कॉन्ड्रिन होगा। उपास्थि को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इसे क्या, ये क्या कार्टिलेज है? तो वही पूछ रहा, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन? और ओसिन किसमें? अस्थि में। किसमें? अस्थि में। तो उपास्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन कॉन्ड्रिन, और अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन। मसल्स, वही तो मायोसिन। मसल्स में मायोसिन। आलू में ब्लैक हार्ट का कौन सा कारक है? ब्लैक हार्ट किसमें होगा? कभी कभी ये भी पूछता है, डिजीज का नाम दे देगा, पूछ देगा किसमें होता है। ब्लैक हार्ट किसमें होता है? आलू में। किसमें? आलू में। किस तत्व की कमी से? बोरॉन की कमी से। किस तत्व की कमी से? बोरॉन की कमी से। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? किसके कारण? प्रोलैक्टिन। किसके कारण? प्रोलैक्टिन। अच्छा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है? हार्मोन है। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन होगा। प्रोलैक्टिन होगा। ऑक्सीटोसिन का यूज है कि उसका बढ़ाने के लिए। इसे गाय में देता है ना, गाय में देखते हैं अभी रोड पे दूध देना, साइड मारता है, फटाक से दूध खींच लेता है, वहां पे ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नेचुरली प्रोलैक्टिन होगा। एक मिनट, प्रोलैक्टिन ही होगा। सही है। क्या होगा? प्रोलैक्टिन होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? हार्मोन। क्या? महिला हार्मोन। अब एक पुरुष हार्मोन होता कौन? टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन। सब का सब महिला हार्मोन है। पुरुष हार्मोन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है? किससे? बीटा कोशिका से। अच्छा, अल्फा बीटा गामा जो कोशिका किससे निकलता है? किस ग्रंथि से? तो अग्नाशय ग्रंथि। किस ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि से। अच्छा, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से तीनों निकलता है। अल्फा बीटा और डेल्टा दिया हुआ। अल्फा से क्या निकलेगा? अल्फा से ग्लूकागॉन। क्या? ग्लूकागॉन। डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। कौन? सोमैटोस्टैटिन। और बीटा से इंसुलिन। बीटा से इंसुलिन। बोलेगा अल्फा से कौन? ग्लूकागॉन। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। डेल्टा से ये सब किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि। किससे? अग्नाशय ग्रंथि। एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार, मतलब वर्ल्ड ग्रुप का जो ब्लड का ग्रुप है, खोज किसने किया? ब्लड ग्रुप किसने खोज किया? कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? और एक और पूछता, रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज, यहां से 2 क्वेश्चन पूछता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। किस कृमि के कारण हाथी पांव होता है? फाइलेरिया कृमि। हाथी पांव का हम लोग बोलते हैं कि फाइलेरिया हो गया। क्या? फाइलेरिया। तो किसके कारण? फाइलेरिया कृमि। मलेरिया प्रोटोजोआस होता। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको? जादव पायेंग। बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायेंग। राजन सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया, और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। वर्ड मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया
जादव पाएंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ, वाटर मैन ऑफ इंडिया पुलिस बिहार पुलिस से पूछा हुआ, फॉरेस्ट मैन ऑफ, देख लेते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन वाला बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक, मैन मेड पॉल्यूशन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक, क्या? एंथ्रोपोजेनिक, मानव जाति जो मानव द्वारा पर्यावरण का प्रदूषण होता है क्या कहते हैं उसको? एंथ्रोपोजेनिक। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक 2446 जो पीटी दिए होंगे क्वेश्चन पूछा था दरोगा, 2446 पीटी। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन, कौन? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन। देश और राजधानी दिया हुआ, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, ताजिकिस्तान का दुशांबे, ताजिकिस्तान का दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान का एशगाबाद। तो असद पूछ रहा कौन हो जाएगा? से। साना किसका है? साना शायद यमन का, साना किसका है? यमन का। एक बार देख लेंगे, जहां तक हमें ख्याल है साना यमन का। एक बार रिपीट करेंगे, उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का, एशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का, यमन का, यमन का, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन का सत्य है? कौन बोलेगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8, और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस क्या? बोल दिया नहीं जानते, आपके पास क्वेश्चन था, देखना चाहिए मोबाइल से, नेट से बताएंगे। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कोई नहीं देखे हैं? 16 नवंबर। जो भी 16 नवंबर लिखा है सही लिखा है ना, क्योंकि हमको ध्यान नहीं। आप पुस्तक और लेखक इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया, कामायनी, कामायनी, अनामिका, अनामिका, कागज से कैनवास, ये अमृता प्रीतम का, किसका? अमृता प्रीतम, किसका? अमृता प्रीतम। महादेवी वर्मा का एक बहुत चर्चित बुक है कौन? यामा, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा। यामा, यामा किसकी रचना? यामा, कागज से कैनवास, अमृता प्रीतम, कागज से कैनवास। अनामिका, अनामिका, कामायनी, जयशंकर प्रसाद का। और दो, आंसू और लहर, आंसू और लहर। क्या होगा 17 नवंबर? देख लिए, देख लेंगे अपने से, ठीक है, जो देख लिया अच्छा याद रखिए, ठीक है। तो हो गया इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, यांशु और लहर जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनको निराला भी सिर्फ बोला जाता है। कागज से कैनवास अमृता प्रीतम, कागज से कैनवास यामा महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा। ये तो इसके जस्ट पीछे वाला भी करवाया है, ललित कला अकादमी और ललित कला अकादमी, और दो और था, एक कौन था? साहित्य कला अकादमी, एक और था संगीत अकादमी, साहित्य कला अकादमी और संगीत अकादमी। तो 54 में दो को कौन कौन? ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी। कब? 54 में। 53 में कौन? संगीत अकादमी। 53 में संगीत, याद रखेंगे, संगीत अकादमी एक साल पहले, बाकी साहित्य और ललित एक साल बाद। 54, संगीत अकादमी 53 और वो दोनों 54। कौन 55 बोले हो? कुछ बोल देते हैं। केली गोपाल, केली गोपाल असम का होगा, केली गोपाल असम, केली गोपाल असम। क्या हुआ? 67। ये छोड़ के आगे निकल गए थे। क्या क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन केंद्र शासित राज्यों में, राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? कहां? अंडमान निकोबार। कहां? जारवा, जरना, सेंटलीज। कहां का है? अंडमान निकोबार का। जरवा, जरना, सेंटलीज, शैंपेन भी है अंडमान निकोबार का। छत्तीसगढ़ का
पनिहारी, छत्तीसगढ़ का पनिहारी। लक्षद्वीप का देखिए एक प्रमुख है बासी। लक्षद्वीप, बासी कहाँ का है? लक्षद्वीप का। और मिसमी जनजाति, अबोर, जो भी अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ का नाम है, डापला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुरुम, डापला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुरुम, जो भी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है उसी के नाम पे जनजाति, मतलब जनजाति के नाम पे ही पहाड़ी का नाम वहां रखा गया। डापला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुरुम। ये पूरब से पश्चिम है। छत्तीसगढ़ का पनिहारी बोले तो एक बार जाके देख लेंगे, जितना जनजाति लुसेंट में बॉक्स में दिया हुआ है ना, जाके देख लेंगे। केली गोपाल असम, काली गोपाल नहीं ध्यान है। हाँ, कीर्तन है पश्चिम बंगाल, काली गोपाल नहीं ध्यान है। केली गोपाल कहाँ का? असम का। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रोम जो है परमानेंट है, वोलेटाइल। रोम परमानेंट है, और रैम बोलेगा तो अस्थायी, इसको बोलते हैं वोलेटाइल, उड़ने वाला, अस्थायी। अच्छा, बीच में हिस्ट्री भी आ गया। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं है? अंग का राजधानी कहाँ? चंपा। चंपा अपना वही मुंगेर वाला एरिया, बिहार। बज्जी कहाँ? वैशाली। वैशाली, हाजीपुर, ये भी बिहार। वत्स का कहाँ? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ये क्या बिहार में नहीं? पूछ रहा है कौन सा वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं, तो क्या हो जाएगा? वत्स। मगध का राजधानी राजगिरी। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगिरी, ये भी अपना बिहार है। तो वत्स इसका आंसर हो गया। वत्स का राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। अंग का राजधानी? अंग का राजधानी बज्जी का, वत्स का, मगध का। टोटल कितना महाजनपद? 16। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। याद कर लेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सबका सब सही है। तो बोल देंगे फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। जितना भी 23 में अवार्ड दिया गया है, आपका परम कर्तव्य बनता है कि उसको रख ले। करंट अफेयर्स में जितना भी अवार्ड दिया गया। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? किसके थे? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कथकली, मोहिनीअट्टम केरल, तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम कथक, उत्तर भारत। कथक ध्यान रखेंगे, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत। मोहिनीअट्टम भी केरल होगा, सॉरी। हाँ, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम कुचिपुड़ी। फिर से बोले, मोहिनीअट्टम और कथकली, कथक भारतनाट्यम तमिलनाडु। इनसे संबंधित जो भी प्रसिद्ध डांसर है उनको याद रखिएगा, पूछता है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां से कन्याकुमारी तक? एकदम उत्तर से दक्षिण मतलब कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। हाँ, ऊपर से दक्षिण, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। शांत रहिए। हुआ बोल रहा कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? किस पार्टी को? आम आदमी पार्टी। अभी टोटल राष्ट्रीय पार्टी कितना 6। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का शर्त इसमें से कितना बता सकते हैं? अभी आप सब चिल्ला रहे थे, जो पूछता है 3 को शर्त है, जाके याद कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण कहां शुरू हुआ? झारखंड में। कहां? झारखंड। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड। इसके बाद मैथ, हिंदी, इंग्लिश है। आप सबका आंसर मिल गया ना?